हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हैं, ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड क्लास 10th की साइंस के जो चैप्टर्स की लिस्ट है, टोटल 13 चैप्टर है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। आप सभी को मालूम है, हमने रैपिड रिवीजन 30 मिनट में चैप्टर कवर करने का टारगेट रखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। अभी हमें क्या करना है, कम से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर भी होनी चाहिए और उसमें डिटेल भी होनी चाहिए, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने रैपिड रिवीजन की वीडियोस की एक सीक्वेंस स्टार्ट की हुई है, एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। आपने नोटिस कर लिया होगा। देखिए, चैप्टर का नाम क्या डाला है यहाँ पर, ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और इसका रंग बिरंगा संसार। हालांकि कलर्स तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन चैप्टर का नाम फिलहाल यही है कि ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। अब इस चैप्टर के अंदर मैंने यहाँ पे टॉपिक्स को नोट कर दिया है, जो टॉपिक आपको जरूर कवर करने हैं, और आज की इस वीडियो में हम 30 मिनट से भी कम समय में उसको कवर करने भी वाले हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक सुनना है, वॉच करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आप उसको नोट भी कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे भी ये सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड के चैप्टर के साथ। मेरा नाम तुषार भारद्वाज, और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन आई। इस टॉपिक के अंदर आपको एक तो ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी आपने, अदरवाइज एक बार कर लीजिएगा उसको, ठीक है। हालांकि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एग्जाम्स में आए इसकी काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है, बल्कि डायग्राम बना हुआ मिल सकता है, ठीक है। आपसे उससे लेबल करवा लिया जाएगा कि भाई इसके नाम लिखने हैं, आपको कुछ भी नंबर्स वगैरह डाल देंगे और पूछ लेंगे भाई नंबर 1 जो है इसका क्या नाम है, सेकंड पर क्या है, थर्ड पे, इस तरीके से, ठीक। तो उसके लिए आपको एक तो डायग्राम ड्रॉ करना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अगर नहीं की है आपने तो, ठीक। और उसके बाद उसके लिए जो नाम है वो ध्यान से देखने हैं और उनके फंक्शन कवर करने हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, फर्स्ट टॉपिक को कवर करने के लिए फटाफट से एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसके नाम देखते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर वन बाय वन नाम देखते हैं। ह्यूमन आई की देखिए 3 लेयर होती हैं, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। इसमें से रेटिना इनर मोस्ट लेयर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर हम इसके कुछ नंबर्स डाल देते हैं, जैसे नंबर फर्स्ट रेटिना, ठीक है। साथ साथ इनके फंक्शन भी कवर कर लेते हैं। देखिए, रेटिना जो होती है इनर मोस्ट लेयर है हमारी आंखों की। रेटिना बनी होती है रोड्स और कॉन सेल्स के मिलने से, क्लियर। तो रेटिना एक इनर मोस्ट लेयर है और जो बनी होती है रोड सेल और कॉन सेल के मिलने से। रोड शेप होती है इसलिए उसका नाम रोड रख दिया है, रोड सेल। और कॉन शेप होती है, मतलब शंकु के आकार की होती है, एक ट्रायंगल टाइप से होती है, उसको हम बोल रहे हैं कॉन शेप। तो 2 प्रकार की सेल के मिलने से बनी हुई है रेटिना, जो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। बाकी जो रेटिना है उसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि रेटिना ही वो लेयर होती है जिस पर इमेज फॉर्मेशन होती है। हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, आप मान लीजिए सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको देख रहे हैं, तो उस व्यक्ति की जो इमेज होगी कहाँ पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी, क्लियर। और इन्वर्टेड बनती है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो लिविंग या नॉन लिविंग, तो जब हम उसको देखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो इमेज बन रही है वो हमारी आंखों की जो 3 लेयर है उसमें से रेटिना पर बनती है। और रेटिना इनर मोस्ट लेयर है, बनी होती है रोड सेल और कॉन सेल के मिलने से। इन सेल्स के जो नाम रखेंगे इनकी शेप के आधार पर डाले गए, ठीक है। और सिंपल सा, क्लियर। तो रेटिना क्लियर हो गया। सेकंड यहाँ पर नाम आता है, देखिए ये जो खाली जगह है ना, इसको बोलते हैं, फिलहाल नंबर सेकंड डाल दिया मैंने इसको, इसका नाम क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोल रहे हैं इसको, मैंने शॉर्ट में नाम लिख दिया ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर रेटिना है ही नहीं। भाई जब रेटिना नहीं है और रेटिना पे ही वहां पे इमेज क्रिएट होनी थी और रेटिना है नहीं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर इमेज नहीं बन पा रही है, क्योंकि वो जगह ही नहीं है जिस पर हमें इमेज को क्रिएट करना था, ठीक है।
इजी है, तो हमने इसका नाम क्या रखा, ब्लाइंड स्पॉट। अब आप नोटिस करना, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना आपको, ये पूरा एरिया, इसको आप नंबर डाल देना थर्ड नंबर पे क्या चीज आती है, वो है ऑप्टिक नर्व। क्या बोल रहे हैं हम इसको, ऑप्टिक नर्व। ये वो नर्व्स होती हैं या वो स्ट्रक्चर है जिसके जरिए जो सिग्नल्स जनरेट हुए ना, उस सिग्नल्स को पहुंचाया जाएगा। कहां तक पहुंचाया जाएगा, ब्रेन तक। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में आप ये बोल सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व वो नर्व्स होती हैं जो रेटिना पर बनने वाले सिग्नल्स को पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाती है, ब्रेन तक। क्लियर। तो ह्यूमन आई के हमारे पास 3 पार्ट कवर हो गए हैं और उनके हमने फंक्शन भी साथ साथ देख लिए कि भाई क्या क्या हमें फंक्शन मालूम होना चाहिए। ये बीच में जो खाली जगह आ रही है ना, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये एक ऐसा लिक्विड मीडियम होता है जो क्या करता है, एक तो आई बॉल की शेप मेंटेन रखने में मदद करता है। रिफ्रैक्शन आपको पता है, रिफ्रैक्शन कब होता है, जब वहां पर मटेरियल मीडियम की प्रेजेंस होती है और साथ में एक मीडियम और आगे दूसरा मीडियम, कुछ इस तरह से मीडियम में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब एक ही मीडियम ना हो, सिंपल सी बात। तो रिफ्रैक्शन क्रिएट कराने में मदद करता है और साथ में आई बॉल का जो प्रेशर है, जो इंटरनल प्रेशर, आई बॉल कंप्रेस ना हो, उसके लिए क्या होता है, अंदर यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ जिसका नाम हमने रखा विट्रस ह्यूमर, नंबर 4 पॉइंट पर। क्लियर। इसी तरीके से ये देखिए जो स्ट्रक्चर है ना, जिसको बोल रहे हैं हम लेंस, आप आई लेंस बोल सकते हैं। ये हमारा नंबर 4 हो गया। नंबर 5 आई लेंस, इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी कहा जाता है, आप आई लेंस भी कह सकते हैं। और बाकी एक आपने लाइट चैप्टर तो पढ़ा ही है, तो क्या बोलते हैं इसको, एक तीसरा नाम कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जितनी भी रेज आती है ना, सभी रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलाने की क्षमता रखता है। ये इसकी अपनी एक नेचर है, इसका अपना एक शेप है, जिसकी वजह से ऐसा काम कर पा रहा है। क्लियर। तो ये आई लेंस जो क्या करता है, आने वाली सभी लाइट रेज को कन्वर्स कर देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और कन्वर्स करते करते कहां तक पहुंचा देता है, रेटिना पर। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फंक्शन क्लियर है आपको। कॉन्वेक्स लेंस के ठीक सामने यहां पर, ये हमारा नंबर 5 था। नंबर 6 ये होता है आपका एक येलो स्पॉट। ठीक है, क्लियर। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस के सामने की तरफ सर्टेन एरिया होता है, एक डिसाइडेड एरिया होता है, जिसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको, येलो स्पॉट, जो रेटिना पर होता है। मतलब रेटिना का ही एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, जहां पर इमेज क्रिएट होती है। ठीक। हालांकि आपको किसी बुक्स में एक और नाम भी लिखा मिल सकता है, फोविया सेंट्रलिस। वो एक शार्प जोन बोल देते हैं हम उसको, कि भाई एक एग्जैक्ट पॉइंट हो गया कि वहां इमेज बन रही है, तो काफी क्लियर आपको दिखाई देगा। सिंपल सा है। तो येलो स्पॉट एक वो फाइन जोन हुआ जहां पर हमारी इमेज फॉर्म होती है, रेटिना पर है ये एरिया, और इन्वर्टेड इमेज बनती है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्लियर। अब आते हैं नंबर 7 पे। देखिए ये जो लेंस को होल्ड करने के लिए 2 फाइबर से बने ना, 2 नीचे की तरफ 2 ऊपर की तरफ, इनका नाम होता है, नंबर कौन सा चल रहा है अभी हमारा, 7। इनको बोलते हैं सीलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं इसको, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स जो होती हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि लेंस को होल्ड रखती हैं। ठीक है। साथ में आपने बल्कि बुक्स में पढ़ा भी होगा शायद, कि लेंस की विड्थ को कंट्रोल करती हैं। ठीक है भाई, अगर लेंस थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ज्यादा मोटा अगर लेंस होगा, तो जब रेज उससे पास आउट होंगी, तो फोकस पॉइंट और नजदीक आ जाएगा। फोकस पॉइंट तो समझते हैं ना। ठीक है। तो फोकस पॉइंट काफी नजदीक आ जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर लेंस की थिकनेस बढ़ती है, तो थिकनेस बढ़ने से क्या होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, लेंस जितना था, नॉर्मल पोजीशन जो थी, नॉर्मल जो शेप थी, नॉर्मल जो साइज था, उससे थिन हो जाता। अगर लेंस में क्या हुआ, थिन कंडीशन देखी गई, तो ऐसे केस में फोकल लेंथ सोचिए बढ़ेगी या घटेगी। भाई थिकनेस अगर बढ़ रही थी, फोकल लेंथ हमारी घट गई थी। लेकिन अगर हमारे पास इस बार क्या हुआ, लेंस पतला हो गया, तो ऐसे में फोकल लेंथ बढ़ जाती है, फोकस पॉइंट दूर चला जाता है लेंस से। क्लियर। अब ये लेंस की जो थिकनेस है, लेंस की जो शेप है, कि भाई वो थिक हो रहा है या थिन हो रहा है ना, तो ये एडजस्ट कौन करता है, इसको एडजस्ट करती हैं या इस काम को कराने में मदद करती हैं सीलियरी मसल्स। और इसी एक्सप्लेनेशन से हमें एक और पॉइंट मिल गया है, जिसको बोलते हैं कोमोडेशन।
तो एकोमोडेशन इज अ पावर ऑफ ह्यूमन आई। एकोमोडेशन क्या है? एक पावर है, एक शक्ति है, एक क्षमता है ह्यूमन आई की, ठीक है, जो किसके बेसिस पे कंट्रोल हो रही है? सीलियरी मसल्स के बेसिस पे। इसको सीलियरी बॉडी भी कह सकते हैं आप। तो सीलियरी मसल्स जब काम करती हैं लेंस की विड्थ को कंट्रोल करने का, तो इस कैपेसिटी को जो ह्यूमन आई की है उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। तो आप सिंपल एक डिफाइन भी दे सकते हैं, एक डेफिनेशन दे सकते हैं, एकोमोडेशन इज अ पावर ऑफ ह्यूमन आई इन विच सीलियरी मसल्स हेल्प टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब हमारा ये जो नंबर 7 पॉइंट था, अच्छा इसमें हमने लिखा नहीं है, सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स आप डाल सकते हैं, तो ये भी क्लियर हो गया है। अब ध्यान से देखना, यहां पर दो छोटी छोटी सी स्टिक से डाली गई है ना, इसको क्या बोलते हैं? पहले नंबर डाल देते हैं। नंबर 8 आइरिस। देखिए आइरिस क्या होता है, जैसे आप तेज रोशनी वाले, अभी जैसे सर्दियां चल रही हैं और तेज रोशनी वाले जोन में बैठे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा जो आइरिस है, आइरिस जो है थोड़ा पास पास आ जाते हैं। आइरिस पास पास आने से क्या होगा, इसके बीच में जो खाली जगह है वो कम हो जाएगी। उस खाली जगह को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। अभी हम उसको नेक्स्ट पॉइंट में ले लेंगे। तो प्यूपिल का साइज थोड़ा कम हो जाता है, और प्यूपिल क्या होता है? एक वो एरिया जहां से लाइट रेज गुजरती हैं और हमारे लेंस तक पहुंचती हैं। तो प्यूपिल को किसने कंट्रोल किया? प्यूपिल के साइज को किसने कंट्रोल किया? उसका नाम है आइरिस। क्लियर? 8th जो नंबर है वो क्लियर हो गया आपको कि आइरिस का क्या फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं नंबर 9, जो हमने अभी अभी समझा है, प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या होता है? एक वो एरिया है जो आइरिस के कंट्रोल में है। ठीक है, तो आइरिस के पास पास आने की वजह से प्यूपिल क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। अब मान लीजिए आप धूप वाले पोजीशन को छोड़कर या उस लोकेशन को छोड़कर आप रूम में जाते हैं। अब भाई नेचुरल लाइट तो अलग होती है, तो जब आप रूम में गए है ना, तो जैसे ही आपने रूम में एंट्री किया, आपने क्या देखा? रोशनी काफी कम है या स्विच ऑफ था, लाइट नहीं थी वहां पर। तो आपके जो आइरिस काफी नजदीक आ गए थे, वो धीरे धीरे थोड़ा पीछे हटेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? सारा खेल दिमाग का है। सब चीजें कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। वो खुद ही एडजस्ट करता है कि भाई सिग्नल देता है, सीधी सी बात, आइरिस को पास पास आना है या आइरिस को दूर दूर जाना है। तो वो ये डिसाइड करता है कि भाई अब व्यक्ति उस एरिया में आ चुका है जहां पर रोशनी काफी कम है, तो इसका मतलब आइरिस को थोड़ा पीछे हटना चाहिए, जिससे कि ज्यादा रेज उसके आई लेंस तक पहुंचे और आगे फिर वो उसको चीजें दिखाई देनी स्टार्ट हो सके। क्लियर? इतने ही समय में जितने की आपका आइरिस जो है थोड़ा पीछे हट रहा है या थोड़ा पास पास आ रहा है, उतनी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमें थोड़ा सा ब्लर सा दिखाई देता है, ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देता है। क्लियर? ठीक है, चलिए खैर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब ये आपको है ना एक छोटी सी लेयर दिखाई दे रही होगी, थोड़ा ऐसे उभार करके बनाई गई है, इसको हम डाल देते हैं नंबर 10, ये वाला पार्ट। और ये होता क्या है? फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ह्यूमन आई की एक ऐसे पार्ट का नाम लिखना है, या फिर एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है कि एक ऐसे पार्ट सेलेक्ट कीजिए जो कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही काम करता है। तो आंसर क्या लिखेंगे आप? कॉर्निया। तो कॉर्निया फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही काम करती है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम था? आने वाली रेज को कन्वर्स करना, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मिला देना। इसी तरह से कॉर्निया क्या काम कर रहा है? वो भी सेम काम करता है, मैक्सिमम रेज प्यूपिल वाले एरिया को क्रॉस करते हुए लेंस तक पहुंच सके। ठीक है, इजी है। नंबर 10 हो गया। अब आप इसमें एक लास्ट पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए लेंस जो है ना, लेंस के पहले की तरफ जो लिक्विड है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और लेंस के आगे की तरफ जो लिक्विड है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये सिंपल एक रिफ्लेक्शन मीडियम प्रोवाइड करते हैं और कुछ नहीं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन आई, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? अभी आते हैं नेक्स्ट नंबर 2 टॉपिक पर, डिफेक्ट क्या है हमारी आंखों में जो पॉसिबल है। बेस्ट तो देखिए डिफेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं ह्यूमन आई से रिलेटेड, लेकिन क्लास 10th के लेवल पर हमें 4 डिफेक्ट का जिक्र करना है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, और 4th नंबर पे आता है कैटरेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं मायोपिया से। अब देखिए मायोपिया जो डिफेक्ट होता है ह्यूमन आई का, उसमें क्या होता है? मायोपिया एक वो डिफेक्ट है ह्यूमन आई का जिसमें व्यक्ति खो देता है क्लियर देख पाने की क्षमता को, लेकिन ऐसी चीजें जो सर्टेन डिस्टेंस पर है। इसका मतलब हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मायोपिया वो डिफेक्ट है जिसमें व्यक्ति को दूर का क्लियर नहीं दिखेगा और पास का क्लियर दिखता रहता है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी? देखिए, मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई in which a person
loses the capacity to see the farthest object but retain the capacity to see the nearby object। मतलब पास की चीजें क्लियर दिखाई देंगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक स्टूडेंट है, वो क्लास में एंट्री करता है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो फर्स्ट रो में बैठे मतलब स्टार्टिंग में बैठे आगे की तरफ, या फिर वो लास्ट वाली बेंच पे बैठे। अगर उस बच्चे को मायोपिया वाला डिफेक्ट है तो आप सोचिए उसको कहाँ बैठना चाहिए, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि उस बच्चे को आपके अकॉर्डिंग फ्रंट वाली सीट पर बैठना चाहिए, सबसे आगे बैठना चाहिए, सबसे पीछे बैठना चाहिए, अगर उस बच्चे को मायोपिया है तो। अब ये जो मायोपिया वाला डिफेक्ट है, इसका रीजन क्या होता है एक्चुअल में? मायोपिया को थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसका एक और फायदा भी है, आपको हाइपरमेट्रोपिया अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है ना? देखिए रीजन सुनते हैं इसका। मायोपिया जिस बच्चे को हुआ या जिस व्यक्ति को मायोपिया हुआ, तो उसमें पहली पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है आई बॉल का जो डायमीटर है, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो आई बॉल का डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर की हमारा आई बॉल रहता है। लेकिन मायोपिया वाले केस में आई बॉल का जो डायमीटर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि आई बॉल का डायमीटर बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी वो रेटिना पर नहीं बन पा रही है, उससे पहले ही बन रही है। क्लियर? अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी होती है, दूसरा रीजन यहाँ पर दिया जाता है कि जो हमारा लेंस होता है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी को कह रहे हैं कि भाई हाँ उसको मायोपिया वाला डिफेक्ट है, तो उसमें एक रीजन ये भी बन सकता है कि जो आई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी कन्वर्स करने की पावर बढ़ गई है। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा चेंज करके भी बोल सकते हैं कि लेंस की थिकनेस बढ़ गई है। भाई अगर लेंस की थिकनेस बढ़ेगी, लेंस थोड़ा मोटा हो गया है किसी भी रीजन से, तो ऐसे में क्या होगा, जो फोकस पॉइंट है वो नजदीक आ जाएगा, और जब फोकस पॉइंट नजदीक आ जाएगा तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन बल्कि बहुत बार आता है एमसीक्यूज में या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, कि अगर लेंस की थिकनेस बढ़ी है तो फोकल लेंथ घटेगी या बढ़ेगी। तो आप खुद सोचिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि अगर लेंस की थिकनेस बढ़ती है तो क्या होता है, फोकस पॉइंट नजदीक आ जाता है, मतलब फोकल लेंथ घट जाती है और इमेज पहले ही बन जाएगी इस स्थिति में। क्लियर? तो मायोपिया के दो रीजन हो गए। अब हम इसका सॉल्यूशन सुनते हैं, उपाय क्या है इसका। मायोपिया जो डिफेक्ट है उसमें इमेज पहले ही बन गई है रेटिना से। ठीक है, क्यों बनी है उसके मैंने आपको दो रीजन बताए हैं, जिसमें जो सेकंड रीजन है उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा। आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई थी ना, तो इसका मतलब हम एक ऐसा लेंस चश्मे में लगवा लेते हैं जो डाइवर्जिंग नेचर का हो, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ी है तो हमें डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और डाइवर्जिंग लेंस का नाम क्या है? वो है कॉनकेव लेंस। क्लियर? तो आई थिंक आपको मायोपिया वाला डिफेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको स्टार्टिंग से टॉपिक्स बहुत बढ़िया समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बेनिफिट क्या होता है इससे कि जैसे ही डेटा अपलोड होता है, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है और आप एक अच्छी वीडियो को सही समय पर देख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक था मायोपिया फर्स्ट डिफेक्ट वो खत्म हो गया। हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट इसका उल्टा करना है। हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट है इसका दूसरा नाम क्या होता है? फार साइटेडनेस। ऐसा लगता है कि दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, पर जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें उल्टा मीनिंग चलता है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया वाले डिफेक्ट में दूर की चीजें क्लियर दिखाई देंगी पर पास की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देंगी। इसका मतलब अगर किसी बच्चे को हाइपरमेट्रोपिया वाला डिफेक्ट है, उसको कहाँ बैठाना चाहिए? शुरू में क्लासरूम में आगे की तरफ या पीछे की तरफ? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर? बाकी करेक्शन वगैरह कैसे करेंगे, जस्ट उसका उल्टा ही है। यहाँ पे लेंस की कन्वर्जिंग पावर थोड़ा सा कम हो जाती है, इसलिए इमेज रेटिना से आगे की तरफ बनने लगती है। तो हमें क्या करना होता है? एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाना होता है हाइपरमेट्रोपिया के केस में। ठीक है, तो जब हम कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करें तो रेस को कुछ वो कन्वर्स करेगा, कुछ हमारा जो नेचुरल लेंस है वो कन्वर्स करेगा, और जो इमेज आगे की तरफ बन रही थी, रेटिना क्रॉस कर रही थी, वो अभी रेटिना पर ही आ जाएंगी, तो हमें क्लियर दिख जाएगा। क्लियर? दो डिफेक्ट हमारे हो गए हैं सेकंड टॉपिक के अंदर। बाकी तीसरे नंबर पे आता है प्रेसबायोपिया। देखिए प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि नॉर्मली हाइपरमेट्रोपिया वाला केस अगर हम देखते हैं ओल्ड एज व्यक्ति में, मतलब एक ज़्यादा एज वाले व्यक्ति में, तो हम उसको बोल देते हैं प्रेसबायोपिया। इसका एक बेसिक सा रीज़न है जो हाइपरमेट्रो वाले रीज़न से थोड़ा सा अलग है, सिलियरी मसल्स। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो क्या होता है, सिलियरी मसल्स थोड़ा सा वीक पड़ जाती हैं। सिलियरी मसल्स क्या, पूरी बॉडी की ही मसल्स में चेंजेस आते हैं, उनकी जो एक्साइटेबिलिटी होती है, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो सब बदल जाती है, घट जाती है पहले की तुलना में। ठीक है, और तो इसी तरह से क्या होता है, हमारी जो आइज में मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स, जो लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, जिसके बेस पे एक टॉपिक तैयार है
जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था और इम्पॉर्टेंट भी है, उसका नाम है एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन बेसिकली क्या होता है, पावर ऑफ ह्यूमन आई, जिसमें सीलियरी मसल्स हेल्प टू एडजस्ट, मदद करती हैं लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करने का। ठीक है, तो एकोमोडेशन इज अ पावर ऑफ ह्यूमन आई इन विच सीलियरी मसल्स हेल्प टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। क्लियर? बाकी हमारे पास जो प्रेस बायोपिया है उसमें सिर्फ इतना ही है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है सीलियरी मसल्स वीक पड़ती हैं, तो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती है, लेंस की विड्थ को एडजस्ट नहीं कर पाती है, इसलिए हमें ऐसे फोकस सा करना पड़ता है। जैसे कि मोबाइल में भी होता है ना, आप मैनुअल फोकस यूज कर रहे हैं या ऑटो फोकस, तो ऑटो फोकस में क्या होता है कि आपको चीज़ क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो जैसे आप थोड़ा आगे पीछे करेंगे उस इमेज को या जो भी आप पिक्स क्लिक करना चाह रहे थे, तो एक पोजीशन ऐसी आती है जिसमें आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दे लेती हैं, इसका मतलब वो फोकस पॉइंट फिट हो गया हमारे पास। क्लियर? आप चाहे मैनुअली कर रहे हैं उसको या ऑटो फोकस यूज कर रहे हैं मोबाइल का, तो इसी तरह से हमारी आंखों में भी होता है, बल्कि ह्यूमन आई को तो बोलते भी हैं फाइनेस्ट क्वालिटी का फोटोग्राफिक कैमरा। क्लियर? चलिए खैर, और प्रेस बायोपिया आपके पास ये जो तीसरा डिफेक्ट था वो क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी होती है प्रेस बायोपिया में कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति में दोनों ही, मतलब नज़दीक की नज़र भी कमज़ोर हो गई है और दूर वाली भी, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करना होता है, तो इसको भी प्रेस बायोपिया बोलते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया वो एक फर्स्ट केस था प्रेस बायोपिया का, और ये आपके पास सेकंड केस है जिसमें नज़दीक की नज़र भी कमज़ोर हो गई है और दूर की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में तो फिर हमें दोनों ही लेंस लगवाने पड़ेंगे ना चश्मे में, ये आप कॉनकेव भी लगवा रहे हैं और कॉन्वेक्स भी। क्लियर? तो बाईफोकल लेंस हम उसको बोलते हैं, ये उसका करेक्शन पॉइंट है। 3 डिफेक्ट हो गए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि यहाँ पर टोटल 4 डिफेक्ट हैं जो आपको कवर करने होंगे। ठीक है, सॉरी। तो ये जो हमारे पास 4th डिफेक्ट आता है वो है कैटरैक्ट, मतलब मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद क्या होता है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है क्लाउडी लेयर जनरेट हो जाती है, प्रोटेंशियस सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है हमारे लेंस पर। अब ऐसे में आप स्पेक्स का तो यूज़ नहीं करेंगे भाई, जब अंदर ही जो लेयर जमी हुई है जब तक उसको नहीं हटाएंगे तो बाहर आप कितनी भी क्लीनिंग करते रहिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर से क्लीन होना ज़रूरी होता है इन कंपेरिजन बाहर के, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी क्या है, इंटरनल क्लीनिंग। अभी फिलहाल आइस के टॉपिक की बात चल रही है। तो लेंस पर जो क्लाउडी अपीयरेंस हो गया है, एक प्रोटेनिशियस सब्सटेंस की इम्प्योर सब्सटेंस का डिपोजिशन हो गया है, तो हमें उस लेयर को हटाना होता है, सर्जरी का हमें करना होगा यहाँ पे यूज़, और सर्जरी इसका एक तरीका है। बाकी बेसिकली जो सोल्यूशन है वो यही होता है, सर्जरी आपको करानी पड़ेगी और जिससे क्या होगा, उस लेयर को हटाया जाएगा और फिर आपको क्लियर दिखेगा। क्लियर? तो कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, एक सिंपल सा, एक शॉर्ट, ज़्यादा डिटेल नहीं है यहाँ पर 10th लेवल पर, तो इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, अभी खैर आगे आते हैं। तो 4 डिफेक्ट हमने क्लियर कर लिए, टॉपिक हमारा वैसे खत्म हो गया। बाकी एक शॉर्ट में एक और पॉइंट है, एक और डिफेक्ट टेबल की, वो भी आप याद रख सकते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, कॉर्निया की जो शेप होती है ना वो इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट कर्वेचर यहाँ पर देखा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ये 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक चांसेस है, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो याद रखिएगा आप उसको। ठीक है, कि डिफरेंट कर्वेचर हो जाता है कॉर्निया का, और जब कॉर्निया इरेगुलर हो जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि कैसे रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस हो पाएंगी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, प्रॉब्लम आएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, उसमें एक इंसिडेंट रेज जब आती हैं फर्स्ट इंटरफेस से टकराती हैं तो बैंड हो जाती हैं। बैंड क्यों हो रही हैं, सिंपल कारण है कि भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर बेंडिंग हो गई है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है,
देखिए मैंने यहाँ पर एक रफ स्ट्रक्चर तैयार कर दी है, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है, या फिर आप सीधा बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ये जो ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, कांच का एक प्रिज्म होता है, आपने इसको देखा भी होगा प्रैक्टिकल्स में, और प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ABC एक ग्लास का प्रिज्म है जिसमें एंगल A एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक वाइट लाइट डाली जा रही है, एक रेज डाली जा रही है जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये फर्स्ट नॉर्मल है तो एंगल I बोलते हैं इसको। पर आप एक बात सोचिए, क्या ये रेज सीधी जा पाएगी? सीधी नहीं जा पाएगी, इसलिए मैं इसको डॉटेड कर दिया है, क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज एंटर करती है ना तो बैंड हो जाती है। तो इसी को यहाँ पर मैंने इस लाइन से डाल दिया, ठीक है। तो क्लियर, फर्स्ट इंटरफेस किसको बोल रहे हैं? AB को। तो AB जो इंटरफेस है इसके अकॉर्डिंग ये रेज इंसिडेंट रे, ये वाली जो रेज है रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन जब बात करेंगे ना सेकंड इंटरफेस की, AC की, तो AC के रिगार्डिंग ये जो रेज है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और इस वाली रेज को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां भी ये रेज सीधी नहीं जा पा रही है क्योंकि फिर से मीडियम में चेंज हो रहा है। तो 2 स्टेप में यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। हालांकि सराउंडिंग मीडियम तो सारा एक ही है, लेकिन जो ग्लास का प्रिज्म है ये तो मीडियम अलग है ना, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये जिसमें मीडियम चेंज होगा, सेकंड कंडीशन ये जिसमें मीडियम चेंज होगा। 2 एंगल आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है? झुकना, विचलन कोण बोलते हैं बल्कि इसको हिंदी में। तो जैसे ये सीधी रेज जा रही है ऐसे, है ना, इस तरीके से। अब ये रेज है ना फाइनल वाली इस तरह से थी, इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें तो ऐसे बन जाती है। तो यहां जो एंगल बन रहा है इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको? इस वाले एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस मतलब फाइनली जो रेज बाहर निकल रही है उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हुआ रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअल आर। तारे जो होते हैं अपनी पोजीशन से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, ये इस लाइन का मीनिंग है। एनसीईआरटी का टॉपिक है बल्कि इंपॉर्टेंट भी है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए कैसे होता है, हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो सतह है वहां पर हम सब रहते हैं, इसके ऊपर जो एनवायरनमेंट है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, क्या ये कभी खत्म नहीं होता है? सर्टेन हाइट पर जाकर ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है और एक टाइम पर कंप्लीटली ओवर हो जाता है, ठीक है। तो जब स्पेस से, है ना भाई, सोचिए आप स्टार कहां पर है? हमारे एटमॉस्फेयर में? आंसर है नहीं। हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, वहां मिलते हैं हमें स्टार्स। अब स्टार से जो रेज आ रही है, जो लाइट रेज आ रही है स्टार से, तारों से जो रेज आ रही है, वो जब हमारे स्पेस से गुजरती है तो क्या मिलता है उसको? एक हल्का मीडियम, रेयर मीडियम हम उसको बोल रहे हैं। जैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर शुरू होता है तो वहां कौन सा मीडियम आएगा? डेंसर मीडियम। और रूल क्या है रिफ्रैक्शन का, आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज उसको नोट भी कर लेना, कि जब भी लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं तो हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकती हैं। और जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक कांस्टेंट फॉर्म में नहीं रहता है। जैसे जैसे हम अर्थ की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो लगातार जो एयर की डेंसिटी होती है वो घटती चली जाती है। तो क्या जो बेंडिंग होनी चाहिए रेस की वो एक लेयर पर बेंडिंग होनी चाहिए या एक स्टेप बेंडिंग होनी चाहिए? आंसर है नहीं। तो मल्टीपल बेंडिंग होती है। जैसे यहां से रेज आ रही हैं इस तरीके से, आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे रेज आ रही हैं तो फर्स्ट बेंडिंग, सेकंड बेंडिंग, थर्ड बेंडिंग, ठीक है। फाइनल जो बेंडिंग होगी जब वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो हम जो उस फाइनल बेंडिंग को बैक साइड में बढ़ाएंगे सेम इंटेंसिटी से, सेम पावर से, तो स्टार्स की पोजीशन हमें यहां दिखाई देगी, लेकिन हमारा जो एक्चुअल स्टार है वो यहां है। जबकि कैसा दिखाई देगा हमें, या कहां दिखाई देगा स्टार? यहां पर। तो इस पोजीशन पर स्टार था लेकिन हमें स्टार यहां दिखाई पड़ रहा है, क्लियर। तो हम लाइन क्या डालेंगे? स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअल आर। तो स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअल आर, क्लियर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट, ठीक है। देखिए सनराइज में जो कंडीशन होती है वही सनसेट पर होती है, लेकिन हमें सूर्य उदय के समय, सनराइज के समय पर लाल क्यों दिखाई देता है? देखिए बहुत सिंपल सा इसका रीजन है, आप ध्यान से समझिएगा उसको।
जो हमारी पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ घूमती है, पर क्या गोलाई में घूमती है? आंसर है नहीं। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो एक इलिप्टिकल रोटेशन लेती है। इसका मतलब 2 सेमी मेजर एक्सिस होती हैं और 2 सेमी माइनर एक्सिस होती हैं। ठीक है, अब हम कैसे बोलते हैं कि भाई सनराइज हुआ है? ऐसे बोलेंगे कि सनराइज हुआ है? नहीं ना, इस तरह से कहा जाता है कि सनराइज हुआ है और भाई सन सेट हो गया। ठीक है, मतलब ग्राउंड एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ये जो है हमारी जो कंडीशन है, ये जो मैंने आपको भी बताया समझाया, इसमें क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में दूरी ज़्यादा होती है। सन से कौन सी रेज आती हैं? वाइट लाइट आती है। जब वो वाइट लाइट हमारे स्पेस से गुजरते हुए हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वहाँ पर होती है बेंडिंग और वो हो जाती है फ्रैक्शनेट। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो 7 कलर पता है आपको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये 7 कलर में बढ़ जाती है। और हमारी आंखों तक सबसे पहले कौन सा कलर पहुंचेगा? जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और 7 कलर में से, 7 कलर्स में से सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी है? रेड कलर की। तो इसीलिए कहा भी जाता है जिसकी पावर ज़्यादा है वो कम झुकेगा। मतलब टॉपिक की बात चल रही है, तो वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो लीस्ट डेविएट होता है। ऐसा नहीं कहेंगे हम डेविएट नहीं होता है, झुकता है, थोड़ा बहुत झुकता है। ठीक है, इजी है बिल्कुल। तो हमें याद रखना है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो लीस्ट डेविएट होता है। तो बाकी सारे कलर जब झुक जाएंगे, ज़्यादा झुक जाएंगे और हमारी आंखों तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई जो सनराइज हो रहा है वो उसमें ग्रीन है, येलो है या ऑरेंज? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो उसके लिए क्या नाम बोलेंगे? रेड है, क्योंकि वही रेज हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है। क्लियर? तो सनराइज के केस में जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, वही आपको अप्लाई करनी है सनसेट वाले केस में। तो सनराइज के समय पर और सेट के समय पर कैसा होता है? रेड दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई देता है वो हमने अभी रीजन समझ लिया। कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो एक्सप्लेनेशन मिल रही है इसके बेसिस पर आपको टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। फीडबैक जरूर देना है आपको, और वीडियो पसंद आती है उसको मैक्सिमम शेयर करना है ताकि फटाफट से चैप्टर को क्लास 10th का स्टूडेंट क्लियर कर सके, और वो भी बहुत आसानी से। बस उसको क्या करना है? बैठना है, ध्यान से फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाई स्काई अपीयर ब्लू। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? हालांकि आपने एक गाना भी सुना होगा कि आसमान नीला क्यों, पानी गीला क्यों, मे बी। खैर, अगर सुना है तो कमेंट करके बताना कि, बल्कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप चलिए कोई भी 3 क्वेश्चन सोचकर कमेंट करना, सोचिएगा एक बार। अगर आपने सुना हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन से भरा हुआ गाना है, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, और साइंस के ही क्वेश्चन है सारे। ठीक है, जिसमें से अभी हमारे पास फिलहाल एक क्वेश्चन आ गया है कि वाई स्काई अपीयर ब्लू, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। एक बात सोचिए, हमारा जो स्काई है क्या वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है? आंसर है नहीं। स्काई जो होता है, जो आसमान है, वो एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, और लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए हमें कौन सा कलर चाहिएगा? जो ज्यादा फैलता हो या कम फैलता हो? सोचिए, फटाफट से कमेंट करना है आपको आंसर। अभी वीडियो को तुरंत पॉज करना है और अपने आप सोचना है और उसको कमेंट करना है। उसके बाद वीडियो को प्ले करना है, चेक करना है कि क्या आपका आंसर सही है नहीं, ईमानदारी से ना। फीडबैक जरूर देना आप। चलिए खैर, मैं आंसर बताता हूं आपको। देखिए, स्काई जो है एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, और लार्ज साइज ऑब्जेक्ट को हमें देखने के लिए हमें वो कलर चाहिए जो सबसे ज्यादा फैलेगा। और सबसे ज्यादा कौन सा कलर फैलेगा विबग्योर के लिस्ट में से? वो है वायलेट। अब देखिए होता क्या है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, इन तीनों में से ये तीनों ही कलर काफी स्प्रेड होते हैं, काफी फैलते हैं, क्योंकि इसमें वेवलेंथ काफी कम रहती है इन कंपैरिजन अपर मिड वाले जो कलर्स होते हैं उनकी तुलना में। लेकिन जो वायलेट, इंडिगो और ब्लू है, इसमें इंटेंसिटी जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा पावरफुल होती है किसकी? ब्लू कलर की। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई आसमान जो है नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, याद रखना है कि वो कलर जो सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, और सबसे ज्यादा कौन स्प्रेड होगा? जिसकी वेवलेंथ काफी कम होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्वेश्चन जब भी सामने आता है तो आपको ध्यान से पढ़ना है उसको कि ये पूछना क्या चाह रहा है। किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, किसी लार्ज साइज ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। और याद रखना है, स्काई एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं है, एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से हमने रीजन क्या डाला है यहाँ पर कि हमें वो कलर चाहिए जो सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, रेनबो। देखिए रेनबो में क्या होता है, रेनबो मतलब एक कंडीशन होती है जिसमें हमें मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं कंसंट्रिक आर्क की फॉर्म में। ठीक है, इसमें कुछ शर्तें होती हैं। एटमॉस्फेयर में नमी होनी चाहिए, बल्कि हाल ही में रेन शावर वगैरह कुछ हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
तो इससे क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ जाती है। तो हमारे वातावरण में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो पानी की जो बूंद होती है, वो हर एक बूंद प्रिज्म जैसा काम करती है। प्रिज्म मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ एक डिस्पर्शन वाला केस देखा जाता है कि भाई व्हाइट लाइट गुजरती है इससे, रेन ड्रॉप से, पानी की बूंद से, जो प्रिज्म जैसा काम कर रही है, और आगे फिर 7 कलर्स बन जाते हैं। लेकिन इसकी शर्त क्या होती है, 2 शर्तें हैं कि सन इधर की साइड है, तो सन की तरफ मुझे फेस नहीं करना है, सन की साइड क्या करना होगा, बैक करना होगा, ठीक है। तो सन मेरे बैक साइड में है, मैंने फेस इधर किया हुआ है, क्लियर। और हाल ही में रेन शावर होना चाहिए जिससे कि वातावरण में नमी बढ़ सके। तो ये 2 स्थिति होती हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो आपको सामने की तरफ रेनबो ऑब्जर्व होगा, क्लियर। बहुत ईजी सा है। रेन ड्रॉप एज अ प्रिज्म की तरह काम करती है जब उससे व्हाइट लाइट गुजरती है जो हमारे सन से आ रही है। क्लियर स्काई होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब वाटर ड्रॉपलेट से रेज पास आउट होंगी, व्हाइट कलर की रेज जो सन से आ रही हैं, तो हर एक बूंद प्रिज्म का काम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेज फ्रैक्शनेट हो जाती हैं 7 कलर्स में, और उसी को हम बोलते हैं विबग्योर। कंडीशन मैंने क्या आपको क्या बताया कि भाई क्लियर स्काई होना चाहिए और रेन शावर वगैरह की जो कंडीशन है जिसकी वजह से नमी बढ़ जाती है, खास मकसद यही होता है उसका। और जो सन है वो आपको बैक साइड में कंसिडर करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो रेनबो सिंपल शॉर्ट में टॉपिक है। नेक्स्ट आता है क्लाउड अपीयर्स व्हाइट। अब भाई बादल सफेद क्यों दिखाई दे रहे हैं, देखिए क्या होता है कि बादल जो होते हैं ना वो ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होते, पहली बात। और जब कोई चीज़ ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है तो रेज को रिफ्रैक्ट होने का, को फैलने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता, तो सारे कलर मिक्सअप से हो जाते हैं। और जब सभी कलर मिक्सअप हो जाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, और वो है वाइट। तो ये रीज़न था क्लाउड अपीयर्स व्हाइट। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज के वीडियो में कवर कर लिए हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, वीडियो को ध्यान से समझना है कि भाई क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। जो डायग्राम थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको मैंने ड्रॉ कर दिया है। हालांकि सन अपीयर्स रेड, इसमें भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। स्टार सीम्स हायर में भी कर सकते हैं, पर बेसिकली यहाँ पर 2 ही डायग्राम है, एक तो ह्यूमन आई का है और बाकी आपका एक डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन जो प्रिज्म वाले केस में दिखाया जाता है। और एक चीज़ और आप कवर कर लेना कि जैसे मायोपिया वाला केस था तो उसमें करेक्शन वाला जो डायग्राम है, ऐसे ही हाइपरमेट्रोपी, प्रेसबायोपी में जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारे ही टॉपिक अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में, कोई आपको चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको मैक्सिमम शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना है आपको, और फीडबैक जरूर देना है, कमेंट जरूर करना है। स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते हुए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।